आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। एकाकी व्यक्ति, पुरुष, गहरा, मांसपेशियों वाला, स्थिर खड़ा था। उसने न तो हाथ हिलाए, न ही मदद का संकेत दिया, न ही ध्यान आकर्षित करने या बचाव की मांग की कोशिश की। इसके बजाय उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इस पूरी त्रासदी के संदर्भ में पूरी तरह से असंगत लग रहा था। उसने लंबा धनुष उठाया, शांत और विधिपूर्वक तीर खींचा, उस भयंकर धातु की मशीन की ओर निशाना साधा जो मानो एक विशाल जानवर की तरह आकाश में दौड़ी जा रही थी, और एक तीर छोड़ा। यह सरल और लगभग आदिम कदम फिल्म पर कैद हो गया और तुरंत ही विश्व के सभी मीडिया में व्यापक रूप से फैल गया। यह कोई पागलपन या बेवकूफी का कार्य नहीं था। इस एकल गोली की कहानी केवल एक लंबी और जटिल पुस्तक का पहला पन्ना है जो आधुनिक युग की सबसे रहस्यमय और चिंताजनक रहस्यों में से एक के बारे में बताता है। यह रहस्य है अंतिम स्वतंत्र लोगों का जो पृथ्वी पर रहते हैं, एक ऐसा समुदाय जिसका अस्तित्व आज भी प्रशंसा और भय दोनों का कारण है। यह समझने के लिए कि वास्तव में उत्तरी सेंटिनेल द्वीप क्या है, केवल इसकी भौगोलिक स्थिति का कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे समय में भी समझना जरूरी है। उन युगों में भी जब यह मिलियन वर्षों पहले था। यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी में भारत और म्यांमार के बीच फैले 300 से अधिक द्वीपों की श्रृंखला। ये द्वीप प्राचीन पर्वतीय प्रणाली की चोटियों पर स्थित हैं, जो कभी हिमालय का हिस्सा थीं। उनके ऊंचाई और तलहटी का विस्तार थी। सदियों से ये भूमि समुद्री व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन रास्तों पर चलने वाले कारवां और जहाजों का मार्ग जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ते हैं। इन द्वीपों का उल्लेख मार्को पोलो और अरब व्यापारी दोनों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है, जिन्होंने उनके निवासियों का वर्णन क्रूर और भयानक कंजबीबाल के रूप में किया है। आज अधिकतर द्वीपों का मानवीकरण हो चुका है, उन्हें लोकप्रिय पर्यटन स्थलों या रणनीतिक सैन्य बेस में परिवर्तित कर दिया गया है। फिर भी उत्तरी सेंटिनेल एक अपवाद है, एक अनूठी असामान्यता जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया है। इसका क्षेत्रफल केवल लगभग 59 वर्ग किलोमीटर है, जो मैनहट्टन की तुलना में थोड़ा कम है। यह विश्व सभ्यता का एक बड़ा केंद्र। लेकिन यदि मैनहट्टन कांच और स्टील का शहर है, एक आधुनिक नर्व सेंटर जहां जीवन तेजी से चलता है, तो सेंटिनेल उसकी पूरी तरह से विपरीत है। यह एक आदिम, लगभग अप्रवेशनीय क्षैतिज दुनिया है जो घने, अंधकारमय उष्णकटिबंधीय जंगल से ढकी है, जहां शांति और सदियों पुराना रहस्य वास करता है। कक्षा से यह एक पन्ना जैसी चमकदार माणिक की तरह दिखाई देता है, जिसे टर्कवाइज जल की सतह से घेरा हुआ है। लेकिन यह सुंदरता केवल एक मुखौटा है जो खतरे को छुपाता है। द्वीप के चारों ओर खतरनाक प्रवाल भित्तियां फैली हैं, जो पानी के नीचे छिपी हैं, जैसे एक दैत्य के दांत जो किसी भी जहाज को तोड़ने के लिए तैयार हैं यदि वह बहुत करीब पहुंचने का साहस करता है। ये भित्तियां द्वीप की पहली और सबसे मजबूत प्राकृतिक रक्षा हैं, इसकी अप्रवेशनीय किलेबंदी। लेकिन इसकी असली रक्षा इसके निवासी हैं। सेंटिनेल के लोग वे लोग हैं जिनके लिए उनका भूमि और उनका जीवन शैली पवित्र है। उनका अस्तित्व मानव इतिहास के क्रोनोलॉजिकल क्रम के लिए एक वास्तविक चुनौती है। वे उन जनजातियों से संबंधित हैं जिन्हें नेग्रिटो कहा जाता है, अफ्रीका से होमोसैपी यंस की पहली प्रवास लहरों के वंशज, उनके दूर के रिश्तेदारों जो अन्य अंडमानियन जनजातियों में रहते हैं, के जीनोमिक अध्ययन, विशेष रूप से मातृधार्मिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विश्लेषण ने उनकी वंशावली को प्राचीन माइटोग्रुप्स एम और एन की लाइनों तक पहुंचाया है। ये लाइनें मानवता की सबसे पुरानी गैर अफ्रीकी जीन शाखाओं में से मानी जाती हैं। इसका अर्थ है कि उनके पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका छोड़कर दक्षिण एशिया के तटों के साथ चले गए और इन द्वीपों में बस गए, उस समय जब विश्व महासागर का स्तर वर्तमान से काफी नीचे था और आर्किपेलागो संभवतः एक एकल स्थलीय भूभाग का हिस्सा था। सोचिए, 60,000 साल पहले, उस समय जबकि यूरोप में हमारे पूर्वज शौवा और लास्को की गुफाओं में पहली नक्काशी कर रहे थे, हिमनद काल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये लोग पहले ही इस द्वीप पर रहते थे। उन्होंने अंतिम हिमनद अधिकतम का सामना किया, जब समुद्र का स्तर इतना कम था कि जमीन इन द्वीपों को महाद्वीप से जोड़ती थी। फिर वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई और जल स्तर बढ़ गया, जिससे ये लोग हमेशा के लिए बाकी दुनिया से अलग हो गए। इन हजारों वर्षों में
उन्होंने महान सभ्यताओं शुमेर, मिस्र, यूनान और रोम के जन्म और पतन के साक्षी बने। उन्होंने देखा कि साम्राज्य कैसे उभरे और मिट गए, धर्म कैसे बदले, और वे हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे गहरे स्तरों में जीवित खिड़की की तरह हैं। ये लोग सिर्फ जनजाति या समुदाय से अधिक हैं। ये उस युग का जीवित प्रमाण है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और उनका सटीक संख्या अभी भी रहस्य है। आधुनिक अनुमान, जो बड़े पैमाने पर दूर से दुर्लभ अवलोकनों पर आधारित हैं, 40 से लेकर 250 व्यक्ति तक के बीच हैं। हालांकि न कि ये सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं। हमारे पास न तो उनका भाषा है, न ही ऐसी संचार प्रणाली जो संभवतः पड़ोसी अंडमानियन जनजातियों की भाषाओं से कोई भी समान जड़ नहीं रखती। इसका अर्थ है कि ये लोग हजारों वर्षों तक पूरी तरह से अलगाव में रहे, बाकी दुनिया से कटे हुए। हम उनके रीति रिवाजों, मिथकों, अनुष्ठानों या सितारों के नामों के बारे में नहीं जानते। एकमात्र बात जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वह यह है कि ये लोग अपने अपने जीवन शैली में रहते हैं, जो शुद्ध और स्थिर है और जिसका आधार शिकार और प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह है। ये लोग उस तकनीक का उपयोग करके हथियार बनाते हैं जो पत्थर युग में फंसी प्रतीत होती है। वे लोहे की नोक वाले धनुष और तीर बनाते हैं जो संभवतः पुराने जहाजों के अवशेषों से इकट्ठा किए गए लोहे से बनाए जाते हैं जो किनारे पर फेंके गए हैं। ये धातुएं वे ठंडे कारीगरी से संसाधित करते हैं और इन्हें शिकार के लिए हथियार में परिवर्तित कर देते हैं। उनका शिकार जंगली सूअर, वारण और विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। उनके पास साधारण कैनोए विद आउटरिगर्स हैं जो लंबी यात्रा के लिए नहीं बल्कि मछली पकड़ने और रिफ पर छोटे पानी में क्रैब, मोलस्क और अन्य समुद्री व्यंजनों को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ एक जंगली झाड़ी नहीं है, बल्कि यह एक असली स्रोत है भोजन और औषधि का। वहां वे फल, जंगली मधुमक्खियों का शहद, खाने योग्य जड़ें और पौधे इकट्ठा करते हैं जिनके औषधीय गुण उन्हें अच्छी तरह से पता है और उनका उपयोग करते हैं। उनके जीवन की तकनीकें पत्थर युग में ही रह गई हैं, लेकिन अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनके ज्ञान एक जटिल और आश्चर्यजनक रूप से सटी क प्रणाली है जो उन्हें जीवित रहने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की अनुमति देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम उनके बारे में कह सकते हैं वह यह है कि उनकी पूरी तरह से अलगाव में रहने की अटूट इच्छा उनके आत्मा की गहराई में बसती है। यह इच्छा, यह दृढ़ जेनोफोबिया कहीं से नहीं आई है। इसे कई दुखद टकरावों, खूनी संघर्षों और टकरावों की आग में तराशा गया है जिन्होंने उनके मन में गहरे घाव छोड़ दिए हैं। संतनियल लोगों का सभ्यता के साथ संपर्क का इतिहास एक छोटा लेकिन अत्यंत स्पष्ट इतिहास है जिसमें हर टकराव का अंत समान रूप से होता है: हिंसा, भय और मृत्यु। विदेशी लोगों का हर आगमन, चाहे उनके इरादे कुछ भी हों, केवल द्वीपवासियों के मन में एक सरल लेकिन क्रूर सच्चाई को मजबूत करता है। क्षितिज के पार कुछ भी अच्छा नहीं आता, केवल विपदा और खतरा। लंबे समय तक यह द्वीप केवल समुद्री मानचित्रों पर एक बिंदु था जो बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमय था। 1961 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जॉन रिची, जो ऑस्टिन कंपनी के लिए काम कर रहे थे, डेलजेंट नामक जहाज से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने मानचित्रों पर कई प्रकाशनों को नोट किया जो लोगों की उपस्थिति का संकेत देते थे, लेकिन वे कभी भी किनारे पर नहीं उतरे। इस तरह द्वीप लगभग एक सदी तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। पहली वास्तविक घटना 1867 में हुई। उस समय नेवे नामक भारतीय व्यापारिक जहाज एक कठोर मानसून तूफान में फंस गया और कोरल रीफ पर आ गया। चालक दल और यात्री, जिनकी संख्या लगभग 60 से अधिक थी, तट पर पहुंचने में सफल रहे, लेकिन वे थके हुए, डरे हुए और यह नहीं जानते थे कि वे कहां हैं। 3 दिनों बाद जब वे अस्थायी शिविर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे तो घने जंगल से चुपचाप लोग निकले। उनके शरीर थे। इन घटनाओं के सूत्रधार थे युवा और बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति मॉरिस विडाल पोर्टमैन। वह ब्रिटिश उपनिवेश प्रशासनिक अधिकारी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस समय अपनी खुद की व्यवस्था, सभ्यता और अनदेखी भूमि की खोज के विचारों का विशेष महत्व दिया जाता था। अपने वर्षों में पोर्टमैन अपने कौशल और अपने इरादों की सही होने में भरोसे से भरा था, जिससे वह काफी प्रतिभाशाली था, हालांकि अपने कार्यों में कुछ हद तक अंधा भी था। वह उस युग में बड़ा हुआ
और विकसित हुआ जब मानव शास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान माना जाता था, खासकर विक्टोरियन समाज में, जो मूल जनजातियों को लंबे समय से चले गए युगों के जीवित स्मारक के रूप में देखता था। उसकी समझ में ये लोग सिर्फ द्वीपों के निवासी नहीं थे, बल्कि अतीत की असली अवशेष थे, जिन्हें अध्ययन, प्रणालीकरण और संभव हो तो सभ्य बनाने की आवश्यकता थी। पोर्टमैन का मानना था कि उन्हें समझना, उनके रीति रिवाजों और परंपराओं का संग्रह करना आवश्यक है, साथ ही उन्हें बड़े विश्व का हिस्सा बनाने में मदद करनी चाहिए, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएं। वह उत्तरी द्वीप, जिसे सेंटिनेल के नाम से जाना जाता है, पर एक अच्छी तरह से सुसज्जित दस्ते के साथ गए, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। कुछ दिनों तक घने जंगलों की तलाशी लेने के बाद उनके लोग एक परित्यक्त गांव से टकराए, जो मानो समय में स्थिर हो गया हो। वहां उन्होंने 6 द्वीपवासियों को पाया, एक बुजुर्ग पुरुष, उसकी पत्नी और 4 छोटे बच्चे। ये लोग बंदी थे, जिन्हें बंदरगाह ब्लेयर, जो अर्किपेलाग की राजधानी है, लाया गया था। उनकी नियति पूर्वानुमानित और भयंकर, दुखद रूप से तय हो गई थी। नई, अपरिचित वातावरण में अनजान वायरस जैसे फ्लू, खसरा और चेचक के प्रभाव में, जिनके प्रति उनके पास प्रतिरक्षा नहीं थी, बुजुर्ग दंपति जल्दी बीमार पड़ गए और पीड़ा में मर गए। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो उनके अलग थलग दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थी, अदृश्य हथियारों, वायरसों के सामने असहाय साबित हुई, जिन्हें यूरोपीय लोग अपने साथ लाए थे। संभवतः पोर्टमैन अपनी योजना की विनाशकारिता को समझते हुए ने महसूस किया कि उसने एक भयानक गलती की है, लेकिन अपने शब्दों में उसे इस बात का व्यक्तिगत अपराध बोध नहीं था कि क्या हुआ। उसने शेष 4 बच्चों को, जो रो रहे थे और डरे हुए थे, द्वीप पर वापस लाने का फैसला किया। उन्हें बहुत सारे उपहारों के साथ किनारे पर उतारा गया, कपड़े, भोजन, छोटी छोटी वस्तुएं। उम्मीद थी कि ये संकेत उनके आगमन के परिणामों को कम कर देंगे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इन बच्चों ने अपने जनजाति को कौन सी कहानी सुनाई, कौन से वायरस वे अपने साथ लाए, जो विनाशकारी महामारी का कारण बने, और जो सदियों से उनके मौखिक परंपरा में पीलिया नामक श्राप के रूप में दर्ज हो गई, जिसे फीके रंग के लोगों से भेजा गया माना गया। हालांकि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह भयानक अनुभव, अपहरण, बीमारी और मृत्यु, सेंटिनेल वासियों के लिए बाहरी दुनिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गया। यह सीख सदैव उनकी स्मृति में रह गई और तभी से शत्रुता की दीवार असाध्य हो गई। भारतीय जेल से भागे कैदियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी गश्ती दलों या आकस्मिक मछुआरों के साथ हर अगली टकराव ने उनके इस विश्वास को मजबूत किया कि पराये लोगों का खतरा है। 1976 में एक प्रसिद्ध पत्रिका नेशनल जियोग्राफिक के फिल्मकारों का समूह मानवविज यानी साथ लेकर इस जनजाति से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने किनारे पर उपहार छोड़े, नारियल, गुड़िया और यहां तक कि एक जिंदा सुअर। इसके जवाब में सेंटिनेल वासियों ने उन पर बाणों की बौछार कर दी। एक तीर एक निर्देशक के पैर में लगी। सुअर और गुड़िया को उन्होंने रेत में दफन कर दिया और नारियल ले गए। 20वीं सदी के अंत में भारतीय मानव विज्ञानी त्रिलोचन पंडित ने संपर्क पुनः स्थापित करने के लिए कई अभियान आयोजित किए। कभी कभी द्वीपवासी उपहार स्वीकार करते थे, नारियल, और कभी कभी पास आने की अनुमति भी देते थे, लेकिन बहुत सावधानी से खतरनाक दूरी बनाए रखते थे। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आपके लोगों का यह लंबा विनाश प्रक्रिया, यह एक धीमा नरसंहार है जो बाहरी दुनिया के संपर्क के कारण हुआ, जो उनके लिए अत्यंत खतरनाक साबित हुआ। और जारावा के लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? वे लंबे समय से बाहरी सभ्यता से किसी भी संपर्क का विरोध करते आए हैं, अपने अलगाव में रहना पसंद करते हैं। हालांकि 19वीं सदी के 90 के दशक में भारत सरकार ने उनके प्राचीन जंगलों के बीच एक रणनीतिक सड़क, महान अंडमान मार्ग, का निर्माण किया। यह उनके लिए एक वास्तविक आपदा बन गया। इस सड़क ने उनके क्षेत्र को अवैध शिकारियों, लकड़होरों और उससे भी बदतर पर्यटकों के लिए खोल दिया। मानव सफारी का भयानक प्रकोप शुरू हो गया जब पर्यटन कंपनियां पैसे लेकर लोगों को लातीं ताकि वे जंगली लोगों को देख सकें। पर्यटक बसों की खिड़कियों से उन्हें केले, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थ फेंकते, जैसे वे जानवर हों, जो उनकी गरिमा का अपमान था और उन्हें नीचा दिखाता था।
जारावा को अब ऐसी महामारियों का सामना करना पड़ा जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, और सामाजिक समस्याओं का भी, जिनका समाधान उनके पास नहीं था। उनका संसार यह एक खंडहर है जो उनके सामने ही ध्वस्त हो रहा है, और सब कुछ रियल टाइम में हो रहा था। इन परिस्थितियों में उनकी नफरत और भी बढ़ गई। ये जनजातियां इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि दुनिया में विकास के बिल्कुल अलग रास्ते हैं, मानव होने के अलग तरीके हैं। उनका अस्तित्व हमें न केवल उनके बारे में बल्कि उन संस्कृतियों के बारे में भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है जिन्होंने अपने अनूठे संबंध को पर्यावरण के साथ बनाए रखा है। जबकि अधिकांश सभ्यताएं लंबे समय से प्रकृति के साथ सद्भाव को छोड़कर प्रगति और तकनीकी विकास की दौड़ में लगी हैं, ये लोग प्राकृतिक वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हुए हैं, जो उन्हें वास्तव में अद्भुत बनाता है। ये समझने के लिए कि वे इन परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं और अनुकूलित होते हैं, हमें उनके द्वीपों, जहां वे रहते हैं, को अस्थायी रूप से छोड़ना होगा और दक्षिण पूर्वी एशिया के स्वच्छ जल में डूब जाना होगा, जहां उनका अद्भुत संसार शुरू होता है। मिए आर्कीपेलागो, म्यांमार और थाईलैंड के तट पर मोकेन जनजाति रहती है, जिसे समुद्री जिप्सी भी कहा जाता है। उनका जीवन समुद्र से गहरे जुड़ा हुआ है। वे अधिकांश वर्ष अपने पारंपरिक लकड़ी की नावों काबांग में बिताते हैं, जो उनके घर और परिवहन दोनों हैं। वे केवल मानसून के मौसम में ही तट पर आते हैं, जब समुद्र शांत हो जाता है और उन्हें सुरक्षित रूप से भूमि पर लौटने की अनुमति मिलती है। उनके लिए महासागर कोई सीमा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आवास है, जहां वे अपने आप को घर जैसा महसूस करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और चकित करने वाली बात यह है कि उनके अंदर ऐसी छिपी हुई क्षमताएं हैं जो सतही ज्ञान और अवलोकनों से परे हैं। 21वीं सदी में स्वीडिश वैज्ञानिक अन्ना गिस्लेन, जो दृष्टि पर विशेषज्ञता रखती हैं, ने एक आश्चर्यजनक खोज की जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। मौके बच्चों की दृष्टि की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए उन्होंने कुछ अविश्वसनीय पाया। इन बच्चों के पास पानी के नीचे देखने की क्षमता है, जो यूरोपीय बच्चों की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक स्पष्टता से देखने में सक्षम है। यह उन्हें कैसे संभव हो पाता है? इसका उत्तर है कि वे अपनी आंखों के क्रिस्टलीय लेंस का आकार स्वेच्छा से बदल सकते हैं और पुतली को न्यूनतम आकार तक संकुचित कर सकते हैं। आपका प्रशिक्षण अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर आधारित है। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। वे अद्वितीय, स्पष्ट रूप से चित्रात्मक व्यक्तियों का चित्रण करते हैं, संभवतः शक्तिशाली शासक या उस दूर के समय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। खड़ी हुई जगहों, दलदली इलाकों और विस्तृत नदियों के माध्यम से गुजरते हुए हम इस कार्य की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। यह केवल यात्रा नहीं है, बल्कि एक असली इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का पहेली है, जो आज भी प्रशंसा का विषय है। यहां तक कि एक विशाल सिरकटी मूर्ति का स्थानांतरण भी 1500 से अधिक लोगों की मेहनत का परिणाम था, जो कई महीनों तक काम करते रहे। कल्पना कीजिए कि यह ऑपरेशन कितना जटिल और श्रमसाध्य रहा होगा, क्योंकि इसमें सबसे कठिन प्राकृतिक बाधाओं, खड़ी हुई जमीन, दलदल और लंबी जल बाधाओं को पार करना शामिल था। यह दर्शाता है कि इन स्मारकों का कितना मूल्य था और उनकी डिलीवरी कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह तो बस हिमशैल का सिरा है। इस रहस्य का एक और भाग है जो हमारे लिए अभी भी अनसुलझा है। ओलमेक्स, जिन्होंने इन अद्भुत नगरों का निर्माण किया, वे केवल निर्माण और इंजीनियरिंग के मास्टर ही नहीं थे। उन्होंने जटिल नगर केंद्र बनाए जहां जीवन के लिए आवश्यक हर चीज मौजूद थी। विकसित जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली। ये प्रणालियां तत्शातिल संसाधित और परस्पर पूरी तरह से मेल खाते बेसाल्ट के नालियों से बनी थीं, जो उनके कारीगरों की उच्चतम कौशल का प्रमाण थी। वे अद्वितीय पत्थरकार और कलाकार थे, जिन्होंने नीलम और सरपेंटिन से सुंदर मूर्तियां और रीतियों के हथियार बनाए, जिनमें इतनी सूक्ष्मता थी कि आज भी हैरान कर देती है। व्यापार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे ऑब्सीडियन, कोको और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जो उनके नगरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाली जनजातियों के साथ थे। इसी आदान प्रदान के कारण वे अपनी शक्ति और प्रभाव की ऊंचाइयों पर पहुंचे। सब कुछ अडिग सा प्रतीत होता था और उनकी सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन लगभग 400 ईसा पूर्व अचानक सब कुछ बदल गया। उनके महान नगर छोड़ दिए गए, उनके लोग गायब हो गए और अचानक उनकी संस्कृति भी विलुप्त हो गई। विशाल स्मारक,
जैसे विशाल सिर, भारी वेदी, सिंहासन मंच और पत्थर की दीवारें जानबूझकर तोड़ी या विकृत कर दी गईं। कई को तोड़ा गया और कुछ भागों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन में दफन कर दिया गया। एक सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है वह है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी सत्ता के प्रतीकों को नष्ट करने के पीछे क्या कारण थे? क्यों ये महान नगर और स्मारक छोड़ दिए गए? क्या इसके आंतरिक कारण थे? किसान क्रांति, दमनकारी शासकों के खिलाफ विद्रोह, या आंतरिक वंशवादी संघर्ष, या फिर सब कुछ बाहरी कारकों से जुड़ा था? जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, जिन्होंने नदियों के मार्ग बदल दिए, उपजाऊ क्षेत्रों को राख से ढक दिया और जमीन को रहने योग्य नहीं छोड़ा। ये सिद्धांत विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन हमारे पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। अल्मेक्स के पास ऐसी कोई लिखित स्रोत नहीं है जो उनके भाग्य और उनके विलुप्त होने के कारणों पर प्रकाश डाल सके। आज हम जो कुछ देख सकते हैं वह हैं उनके पत्थर के चेहरे और आकृतियां, जो चुपचाप सदियों की गहराइयों से देख रहे हैं, मानो मानव महानता की नश्वरता का स्थायी स्मरण हो। ओल्मेक्स से हमें जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि सबसे जटिल और केंद्रीकृत सभ्यता भी उसकी भव्य वास्तुकला, विकसित व्यापार और केंद्रीकृत सत्ता के बावजूद दीर्घकालिकता की गारंटी नहीं देती। यह अपने आंतरिक समस्याओं या अचानक प्राकृतिक आपदा के बोझ तले गिर सकती है और अपने पीछे केवल रहस्यों और खंडहरों को छोड़ सकती है। और अब इसे दूसरी प्राचीन संस्कृति सेंटिनेल्स के साथ तुलना करें। ये लोग पृथ्वी पर 60,000 से अधिक वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट परिवर्तन के जीवित रहे। उनके पास मेगालिथ नहीं थे, न केंद्रीकृत शहर, न लेखन। उनका सिस्टम सरल, लचीला और समानता पर आधारित था। वे अपने पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहते थे, सत्ता की लालसा नहीं रखते थे, स्मारक नहीं बनाते थे और जटिल व्यापार नेटवर्क नहीं बनाते थे। उनका जीवन शैली अत्यंत स्थायी साबित हुई। अंततः इनमें से कौन अधिक सफल रहा विकास के दृष्टिकोण से? यह सवाल हमारे सामान्य विचारों पर सवाल खड़ा करता है कि मानव इतिहास में मूल्यवान या महत्वपूर्ण होने का अर्थ क्या है। संभव है कि सच्ची शक्ति साम्राज्य बनाने की क्षमता में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने में हो। पर्यटक कंपनियां और निजी यॉट मालिक अक्सर जिज्ञासु लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा तक ले जाते हैं, जोखिम उठाते हुए कि वे द्वीप पर खतरनाक बीमारियों या संक्रामक रोगों को ले आएं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ऐसे कदम गंभीर परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि इस निचले द्वीप की प्रकृति को ही खतरे में डाल रही है। यह स्थान एक अनूठी जनजाति का घर है, जिसकी जीवन और संस्कृति लगातार खतरे में है। नवंबर 1883 में हुई एक दुखद घटना इस संघर्ष का उज्जवल और क्रूर प्रमाण है। आधुनिक और पारंपरिक दुनिया के बीच इस कहानी के केंद्र में है एक युवा अमेरिकी मिशनरी, जॉन एलन चाओ, जो अपने धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर इस द्वीप पर रहने वाली अंतिम अवशेष सैटान की जनजाति से संपर्क करने का निर्णय लेते हैं। वह अच्छी तरह समझते थे कि उनके कदम अवैध हैं और जीवन के लिए बहुत खतरनाक। फिर भी उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय मछुआरों को रिश्वत दी ताकि वे रात के अंधेरे में उन्हें द्वीप तक पहुंचाएं, उम्मीद करते हुए कि उनका मिशन सफल होगा। पहली कोशिश में जब वह द्वीप पर उतरे तो उन्हें तीरों से स्वागत किया गया। जनजाति के कठोर रक्षक सेंटिनेल्स ने उन्हें पास आने नहीं दिया। एक तीर ने उनकी जलरोधक बाइबल में छेद कर दिया, जो उनके बिना विचार और खतरनाक साहस का संकेत हो सकता था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। एनिम एक डायरी में, जिसे बाद में मछुआरों ने पाया, उन्होंने लिखा, हे भगवान, क्या यह शैतान का द्वीप है? मैं मरना नहीं चाहता। उनकी दिव्य शक्ति में आस्था और अपने कार्य की सही होने की दृढ़ विश्वास मृत्यु के भय से अधिक मजबूत था। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और फिर से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास किया। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। फिर भी एक जगह ऐसी है जो अभी भी पूरी मानवता के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह उत्तर सैंडेलिन द्वीप है, एक छोटा, सभ्यता से अलग थलग महासागर में छिपा हुआ द्वीप। उसकी नियति केवल एक जनजाति या एक देश की स्थानीय समस्या नहीं है। यह हमारी पूरी सभ्यता के लिए एक वास्तविक अस्तित्वगत परीक्षा है। यह हमारी क्षमता को परखता है कि हम दूसरे व्यक्ति या जनजाति को
उसकी सबसे चरम और हमारे लिए अव्याख्येय रूप में समझने, स्वीकार करने और सम्मान करने में कितने सक्षम हैं। और इसी पर निर्भर है कि हम इस चुनौती का कैसे जवाब देते हैं। न कि केवल उस गर्वीली और अनूठी जनजाति का भविष्य जो वहां अलगाव में रहती है, बल्कि इस जटिल, विविध और अत्यंत नाजुक दुनिया में मानव होने का हमारा अपना अर्थ भी। यह प्रश्न मानवीय सहायता और सांस्कृतिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न करता है। वह सीमा कहाँ है जहां सहायता उपनिवेशवाद में बदल जाती है और अनूठी संस्कृति की रक्षा के प्रयास विदेशी मूल्यों का थोपना बन जाते हैं। क्या हमें किसी भी कीमत पर इस जनजाति की अलगाव की रक्षा करनी चाहिए, भले ही यह प्राकृतिक या अन्य प्राकृतिक कारणों से उनके संभावित विनाश का कारण बन सकता है? या इसके विपरीत, क्या हमें नैतिक कर्तव्य है कि हम हस्तक्षेप करें और मदद करें, भले ही इसके साथ जोखिम और परिणाम जुड़े हों? संभव है कि इस प्रश्न का सही और एकमात्र उत्तर न हो और हर स्थिति के लिए अपना अलग दृष्टिकोण आवश्यक हो। लेकिन इन सवालों पर विचार करना और चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये न केवल एक द्वीप या एक जनजाति का भाग्य, बल्कि हमारे साझा भविष्य के मौलिक सिद्धांतों को भी छूते हैं। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें समझने में मदद करती है कि हम मानवता के रूप में अनूठता का सम्मान और सहायता की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे खोज सकते हैं। इस क्षेत्र में हर निर्णय, हर कदम हमारी क्षमता को दर्शाता है कि हम दूसरे व्यक्ति या संस्कृति को स्वीकार कर सकते हैं, भले ही वह हमें अव्याख्येय या पराया लगे। हमारा चुनाव तय करता है कि हमारा कल का संसार कैसा होगा, एक ऐसा संसार जहां विविधता और सम्मान को महत्व दिया जाता है, या एक ऐसा संसार जहां थोपे गए मानकों का वर्चस्व होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार में देखभाल और हस्तक्षेप के बीच सीमा कहाँ है? क्या हमें सैंडेलिन के लोगों की अलगाव की रक्षा किसी भी कीमत पर करनी चाहिए, भले ही इससे उनके प्राकृतिक कारणों से मरने का खतरा हो? या इसके विपरीत, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हस्तक्षेप करें, चाहे जो भी जोखिम हो सकता है कि इसका सही उत्तर बस मौजूद ना हो और हमें अपने विश्वासों और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। इन सवालों पर चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे साझा भविष्य की नींव को छूता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम मानवता के रूप में दूसरों को सुनने, समझने और सम्मान करने की अपनी क्षमता कैसे विकसित करते हैं। यह न भूलें कि हर निर्णय हमारे मिलकर बनाने वाले भविष्य की एक कदम है। और अंत में, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे अनजान क्षेत्रों और जटिल नैतिक सवालों की दुनिया में यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक अधिक न्याय संगत और सम्मानपूर्ण दुनिया बनाने में अपना योगदान दे सकता है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस विचारधारा को समझने के लिए समय निकाला। आपका समर्थन और भागीदारी बहुत मूल्यवान है। आइए, हम में से प्रत्येक सोचें कि इस दुनिया में मानव होने का क्या अर्थ है और हम इसे विविधता और अनूठता बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं।